ये कहानी है 25वीं सदी की और हम रह रहे हैं 21वीं सदी में। और यहाँ पर दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और अब पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समंदर का लेवल 50,000 फीट तक बढ़ चुका है और जो लोग बचे हुए हैं वो लोग समुद्र पर तैरती हुई कश्तियों में रह रहे हैं और उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में डाल लिया है। लेकिन एक मैथमेटिकल एक थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग समंदर के बीच में एक आइलैंड है और वह जगह जमीन है और ये सब वहां जाना चाहते हैं। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरिना होता है। इसके पास एक बोट है और ये वही एक डिब्बे में टॉयलेट करता है और फिर उसे एक मशीन में डालकर फिल्टर करता है जिससे वो साफ हो जाता है और फिर वो उसे पी लेता है, क्योंकि समंदर का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। मैरिना को एक बोट मिलती है और उस बोट का मालिक उसे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। वह कहता है मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। और तभी यहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसा ही वो आदमी लुटेरों को देखता है तो वो मैरिना को वही फल दिखाता है जो अभी अभी उसने मैरिना की बोट से चुराए थे और वह उसे कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि मैरिना की बोट खराब थी, लेकिन मैरिना की बोट काफी एडवांस होती है। फिर वो कुछ बटन्स को दबाता है और ये देखकर जो उसके फल चुरा कर भागा था वो मैरिना की बोट के पर्दे फाड़ देता है, जिस वजह से मैरिना की बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वो लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। मैरिना उन्हें नहीं दिखता, इसलिए वो बच जाता है। मैरिना जल्दी से बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस तरह आज के टाइम पर हीरे जवाहरात कीमती है, इसी तरह इनके टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा है। और मैरिना इसी के सहारे वाटर सिटी में एंटर हो जाता है। और जब वो मैरिना की मिट्टी को तौलते हैं तो 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद वो मैरिना को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। मैरिना कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके डबल चाहिए और वो दोगुने सिक्के देने को भी तैयार हो जाते हैं। इस दौर में मिट्टी इसीलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ उगाकर अपने लिए खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैरिना सिक्के लेकर एक शॉप पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वही मैरिना देखता है कि एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खुद खरीदना चाहता है। शॉप वाली लड़की कहती है कि अगर तुम्हें ये पौधा चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब मैरिना को वो पौधा चाहिए था, इसलिए वो सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस शॉप वाली लड़की का नाम था हेलेन था। अब जब मैरिना वहाँ से जा रहा था तो कबीले के कुछ लोग एक लड़की को लेकर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे तो यहाँ से तुम जो चाहे ले जा सकते हो। अब कबीले के लोग ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि मैरिना काफी बहादुर और ताकतवर था, यानी कि उसके मुकाबले में इस कबीले के लोग बुज़दिल थे। इसीलिए उन लोगों का मानना था कि शादी के बाद में उनका जो बच्चा होगा वो भी उसकी तरह ही बहादुर होगा। मगर मैरिना उसके लिए साफ साफ मना करके वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर कबीले वालों को लगता है कि मैरिना जरूर कोई इंसान ना होकर कोई जलपरी है, क्योंकि वो इतने वक्त से अकेला अपनी कश्ती में भटक रहा था और आज अगर उसे मौका मिल रहा था शादी करने का तो उसने मना कर दिया। जबकि अगर सच में वो इंसान होता तो उसके लिए कभी इनकार न करता। तो वो लोग उसे वहाँ से जाने नहीं देते और उसे पकड़ लेते हैं। तब उनमें से एक आदमी मैरिना के कान के पीछे एक निशान देखता है जो कि जलपरियों के कानों के पीछे ही होता है। जो देख वो आदमी घबरा जाता है और उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो लोग उसे पानी से निकालकर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब वो लोग उसे पानी में डुबोकर मारने का सोचते हैं, क्योंकि ये लोग किसी भी इंसान को मारकर उसके शरीर को खाद के तौर पर इस्तेमाल करते थे और मैरिना को मारने के बाद वो उसके जिस्म के साथ भी वही करने वाले थे। मगर इससे पहले कि वो कुछ करते, समुद्री लुटेरे उनके कबीले पर हमला कर देते हैं। हड़बड़ी में सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ये कोई मामूली लुटेरे नहीं थी बल्कि काफी खतरनाक और अमीर लुटेरे थे, क्योंकि इनके पास काफी बड़े बड़े और महंगे हथियार थे। इसके अलावा उड़ने वाले कुछ जहाज भी थे जो कि इस वक्त में किसी के पास भी नहीं थे। वो लोग अपने हथियारों से लगातार कबीले पर गोलियां चलाते हैं, जिस वजह से उस कबीले का बुरा हाल हो जाता है। वहाँ धुआं उठ रहा था, सब कुछ टूट गया था, पूरी तरह कबीला तहस नहस हो चुका था। फिर जब वो दुकान की मालिक हेलेन मैरिना को डूबते हुए देखती है तो उसके पास आती है और उससे कहती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, मगर इसके बदले मुझे तुम्हें अपने कश्ती पर ले जाना होगा। इसके लिए वो मान जाता है। तब फौरन ही हेलेन पिंजरे का ताला तोड़कर उसे बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो हेलेन और उसकी बेटी को वहाँ से निकालकर अपनी कश्ती में ले आता है। यहाँ हमें पता लगता है कि हेलेन के बेटी की कमर पर एक टैटू है जो कि दरअसल एक आइलैंड का नक्शा है और ये वो जगह है जहाँ ठोस जमीन है और ये लोग वहाँ आबाद हो सकते हैं। यहाँ हमें ये राज पता लगता है कि मैरिना सच में एक जलपरी ही है, इसलिए वो पानी में सांस भी ले सकता है। वो हेलेन से कहता है कि तुम या तुम्हारी बेटी में से किसी एक को मरना होगा, क्योंकि हमारे पास पीने के लिए पानी बहुत ही थोड़ा है।
अगर तुम दोनों में से कोई एक ना मरा तो प्यास से हम तीनों ही मर जाएंगे। ये सुनकर हेलेन काफी परेशान हो जाती है, पर वो कैसे भी करके मैरिना को मना ही लेती है खुद को और अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए। इसके बाद हम खतरनाक लुटेरों के सरदार को देखते हैं, जो एक आंख से अंधा था लेकिन काफी गुस्से वाला था। वो अपने लोगों से कहता है कि कैसे भी करके मुझे वो बच्ची चाहिए जिसके कमर पर वो नक्शा है। के बाद वो अपने सभी साथियों को ढेर सारी सिगरेट्स देकर मजे करने को कहता है। उनके साथ साथ वो खुद भी एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उससे कहता है, सरदार जहाज का तेल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। तो सुनकर सरदार गुस्से से भड़क जाता है और यहाँ हमें पता लगता है कि वो अंधा होने के साथ साथ थोड़ा सा खिसका हुआ भी है, मतलब थोड़ा सा पागल, क्योंकि जो उसका दिल चाहता था वो वही करता था, फिर चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। इधर भी वो ऐसा ही करने लगता है। वो माचिस की तीली से अपनी सिगरेट जलाकर तेल के टैंकर में फेंकने वाला था। अगर इससे पहले टैंकर में आग लगती उसका जहाज तबाह होता। एक आदमी उस तीली को पकड़ लेता है और उसे बुझाकर जहाज तबाह होने से बचा लेता है। इसके बाद सरदार अपनी आर्मी को उस टैटू वाली बच्ची को पकड़ने के लिए भेजता है। उधर मैरिना अपने कश्ती में हेलेन और उसकी बेटी को ले जा रहा था, मगर वहां सरदार की आर्मी जाकर उन पर हवाई जहाज से हमला कर देती है। उससे लड़ने के लिए हथियार लाने के लिए मैरिना अपने कश्ती के नीचे वाले हिस्से में जाता है। ये देखकर हेलेन को लगता है कि शायद मैरिना हमें छोड़कर भाग गया है, इसलिए वो खुद ही एक हथियार से उनके जहाज पर हमला कर देती है। जैसे ही तीर उनके जहाज पर लगता है तो वह तबाह तो नहीं होता, लेकिन रस्सी उनके जहाज पर अटक जाती है, जिससे लुटेरों का जहाज उनके कश्ती के चारों तरफ घूमने लगता है। मगर अब मैरिना वहां आकर कैसे भी करके उस रस्सी को काट देता है, जिससे लुटेरों का जहाज आजाद होकर वहां से चला जाता है। अब ऐसा करके हेलेन ने उस हथियार का एक तीर गवा दिया था। इसी वजह से मैरिना उस पर और उसकी बेटी पर काफी गुस्सा करता है। सजा देने के लिए वो इन दोनों के बाल काट देता है। इसके बाद से वो दोबारा से अपना सफर शुरू कर देते हैं। वह लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उन्हें पानी में एक जहाज दिखाई देता है, जिसे देखकर हेलेन कहती है हमें उस जहाज पर जाना चाहिए ताकि हमें वहां से खाने पीने के लिए कुछ मिल सके। अब हालांकि मैरिना उस जहाज पर जाना तो नहीं चाहता था, मगर वो हेलेन की बात मानकर जहाज के मालिक के पास जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि दरअसल एक सौदागर है और वह यहाँ हेलेन को खरीदने की बात करता है, मगर इसके बदले उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। पर तभी वह मैरिना को एक कागज दिखाता है। अब क्योंकि यहाँ कागज की बहुत कमी थी और इस दौर में किसी के पास भी कागज नहीं था, तो मैरिना हेलेन को उस कागज के बदले में आधे घंटे के लिए उस सौदागर के पास जाने का कहता है। और फिर जैसे ही हेलेन उसके पास जाती है तो वह उसे लेकर जहाज के नीचे वाले हिस्से में आ जाता है। भी वो गया ही था कि तभी उसके पीछे पीछे मैरिना भी आ जाता है और उससे कहता है बस मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं हेलेन का शरीर नहीं बेचूंगा। ये सुनकर सौदागर को गुस्सा आ जाता है और उस सौदागर का दिमाग खराब हो जाता है। वो एक चाकू लेकर मैरिना पर हमला कर देता है। क्योंकि मैरिना उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वह उल्टा उसी के चाकू से उसे मार देता है। मैरिना क्योंकि जानता था कि हेलेन और उसकी बेटी काफी भूखी है, इसलिए वो पानी में कूदता है और एक काफी बड़ी मछली पकड़ कर लाता है। इसके बाद वो लोग पेट भर के खाना खाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मैरिना और हेलेन की दोस्ती बढ़ रही थी। अब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए वह हेलेन की बेटी को तैरना भी सिखाता है। जहाँ पहले वो इन दोनों को पसंद नहीं करता था, अब वो तीनों एक दूसरे के दोस्त थे। इसी तरह एक दिन मैरिना देखता है कि एक और कश्ती है जो उनके कश्ती के पीछे है। अब उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता कि ये कश्ती किसकी है, मगर जब हेलेन उस कश्ती को देखती है तो वो समझ जाती है कि यह समुद्री लुटेरों की है। वह इस बारे में मैरिना को बताती है और यह भी कि ये लोग मेरी बेटी को लेने आए हैं, क्योंकि उसकी पीठ पर एक ठोस जमीन का नक्शा है जो कि एक आइलैंड है। जो सुन मैरिना कहता है कि मैं नहीं मानता, ये नामुमकिन है, क्योंकि पूरी दुनिया तबाह हो गई है तो यह जमीन कैसे हो सकती है। इस पर हेलेन कहती है ये बात सच है, यह जमीन सच में मौजूद है, क्योंकि जब ये बच्ची मुझे मिली थी तो उसके हाथ में मिट्टी थी, तो तुम खुद अंदाजा लगाओ कि मिट्टी तो सिर्फ जमीन पर ही मिल सकती है। यहाँ पर ये राज खुलता है कि वो बच्ची है हेलेन की अपनी नहीं है, बल्कि वो उसे पानी में मिली थी जब वह डूब रही थी और तब हेलेन ने उसकी जान बचाई थी। हेलेन की ये बात सुनकर मैरिना को काफी गुस्सा आ गया था, इसीलिए वह हेलेन को एक सबमरीन में बंद करके पानी की गहराइयों में ले जाता है। सबमरीन दरअसल एक छोटी कश्ती होती है जो हर तरफ से बंद होती है और सिर्फ समंदर की गहराइयों में जाने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब पानी की गहराइयों में आकर हेलेन देखती है कि यहाँ नीचे आलीशान इमारतें हैं जो सब कुछ तबाह होने से यहाँ पर डूब गई है। फिर जब ये लोग वापस ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि समुद्री लुटेरे उनके काफी करीब आ चुके हैं। वह उनकी कश्ती पर आकर दोनों को पकड़ लेते हैं। सरदार इससे पूछता है कि वह बच्ची कहाँ है जो तुम्हारे साथ थी, क्योंकि सच में वह बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए वह कहते हैं हमें नहीं पता इस बार। ये सुनकर सरदार को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह इन दोनों को मारने का हुक्म दे देता है। अब हम बच्ची को देखते हैं जो कि और कहीं नहीं बल्कि कश्ती के अंदर छुपी हुई थी।
वो इन दोनों को मारने वाली बात सुनकर ऊपर आ जाती है, जिसे देखकर सरदार फौरन ही उसे पकड़ लेता है। अब उसे बच्ची भी मिल गई थी, मगर वो अभी भी अपनी बात पर कायम रहता है, यानी वो मेरिना और हेलेन को फौरन मारने को कहता है। मगर इससे पहले वह लोग उनके साथ कुछ करते मेरिना हेलेन को लेकर पानी में कूद जाता है। वह लोग इन पर गोलियां भी चलाते हैं, मगर वह कैसे भी करके बच जाते हैं। हेलेन मेरिना से कहती है, मैं इंसान हूँ, मैं पानी में सांस नहीं ले सकती। जो सुनकर मेरिना उसे अपनी सांस देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह मरमेड यानी जलपरी था, तो वो पानी में सांस ले सकता था। खैर कुछ वक्त के बाद जब ये लोग ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि उन लुटेरों ने उनकी कश्ती को बर्बाद कर दिया है। मगर अब क्योंकि उनके पास कोई भी जहाज या कश्ती नहीं थी, इसलिए मजबूरन उन्हें उस तबाह हुई कश्ती पर आना पड़ता है और यह उस पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तब पानी में मेरिना को कागज मिलता है, जो वही था जो सौदागर ने उसे दिया था। इस कागज पर भी उसी जमीन की तस्वीर बनी हुई थी, जो देख वो समझ जाता है कि सच में अभी भी जमीन का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ मिट्टी है और वहाँ जिंदगी मुमकिन है। मगर उस जगह पर जाने का नक्शा और किसी के पास नहीं, बस उस बच्ची के पास है, यानी उसकी पीठ पर बना हुआ वो टैटू। इसलिए मेरिना फैसला करता है कि कुछ भी करके वो उस बच्ची को ढूंढ कर ही रहेगा। मगर उनके जहाज की हालत अब ऐसी नहीं थी कि वह उसे पर सफर करते। इसके बाद एक आदमी हवाई गुब्बारे पर सफर करते उनके पास आता है और हेलेन को पुकारने लगता है। उसे देखते ही हेलेन उसे पहचान लेती है, क्योंकि वह उसके कबीले का ही था। तो अब वो उन दोनों को अपने गुब्बारे में बिठा लेता है। इसके बाद वो लोग उन लुटेरों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद मेरिना को उस लुटेरे का जहाज मिल जाता है। इसके बाद छुपते छुपाते वो जहाज पर चढ़ जाता है। बाद वह सरदार के सामने जाता है और कहता है कि उस बच्ची को हमारे हवाले कर दो, मगर वो बच्ची देने से साफ साफ मना कर देता है। अब इनकार सुनकर मेरिना अपने साथ में लाया हुआ बॉम्ब उसके साथ पड़े तेल के टैंकर में फेंक देता है, जिस वजह से वहां काफी बड़ा धमाका हो जाता है और काफी सारे लुटेरे मारे जाते हैं। इसके बाद मेरिना बच्ची को ढूंढने लगता है, मगर सरदार उस बच्ची को लेकर एक हवाई जहाज में बैठकर वहां से जाने लगता है। और इससे पहले कि वो उस बच्ची को लेकर वहां से जा पाता, मेरिना सिर्फ अपने हाथ से ही हमला करके जहाज को रोक देता है, जिससे अब उसका जहाज भी तबाह हो गया था। तभी यहाँ गुब्बारे में बैठा आदमी और हेलेन यहाँ आ जाते हैं और रस्सी के सहारे मेरिना और बच्ची को ऊपर खींच लेते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि लुटेरों के जहाज में एक काफी बड़ा धमाका हो गया है, जिससे बचे हुए सारे लुटेरे भी अब मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लुटेरों का सरदार अभी मरा नहीं है, बल्कि वो अभी जिंदा है, जो मेरिना पर गोली चलाता है। अब वो गोली मेरिना को तो नहीं लगती, मगर हड़बड़ी में बच्ची उस गुब्बारे से गिर जाती है। अब बच्ची को पकड़ने के लिए सरदार अपनी 3 कश्तियों को भेजता है, मगर इससे पहले कि वह उस बच्ची को पकड़ पाए, ठीक वक्त पर रस्सी के सहारे लटक कर मेरिना उसे बचा लेता है। इसके बाद तीनों कश्तियां एक दूसरे के साथ टकराकर तबाह हो जाती हैं और आखिरकार उनकी भी मौत हो जाती है। इस कश्ती पर सरदार भी था, तो अब उसका भी खेल खत्म हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलेन के साथी को नक्शा देखना आता था। वह बच्ची की पीठ पर नक्शे के जरिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जमीन है। वो लोग यहाँ आकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें यहाँ एक झोपड़ी भी मिलती है, जिसके अंदर जब ये जाते हैं तो यहाँ 2 कंकाल यानी ढांचे मिलते हैं, जो और किसी के नहीं बच्ची के माँ बाप पर थे, क्योंकि वो झोपड़ी बच्ची के माँ बाप की ही थी। यहाँ वह टैटू वाला हथियार भी था, जिसकी मदद से बच्ची के माँ बाप ने उसकी पीठ पर मैप बनाया था। इसके बाद मेरिना इन तीनों को वहीं छोड़कर अपनी कश्ती लेकर पानी में चला जाता है, क्योंकि अब उसे पानी में रहना ही पसंद था। इसके बाद वह बच्ची और हेलेन उसे जाता हुआ देखते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।